कक्षा 7 गणित आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। इस प्रश्नावली में आपको पूर्णांकों का गुणा करने के लिए देगा। पूर्णांकों पर गुणा से संबंधित जो गुण या नियम है उनको हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है पूर्णांकों का गुणन, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन। मतलब हमें गुणा करना है, एक धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए और एक ऋणात्मक पूर्णांक। यदि पूर्णांकों का बात करें तो यहाँ पर 0 होता है, एक यहाँ पर 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं हो सकती हैं, 1 2 3 इस प्रकार से 1 2 3 4 आप जहाँ तक गिन पाएँ सभी धनात्मक संख्याएं, और यहाँ पे साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 इस प्रकार से अनंत तक जहाँ तक आप गिन पाएँ। ठीक, सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याएं साथ में 0 भी होता है तो उसे बोलते हैं पूर्णांक। 0 ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर इसमें से आपको कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक ले लेना है ना। तो यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे 3 ले ले रहे हैं। ठीक है, 3 ले लिया और हमें क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पे 3 एक धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे चलिए ऋण 3 को ही ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ऋण 3 एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यदि हम लोग गुणा करते हैं तो यहाँ पे यह धनात्मक है, धन और ऋण का गुणा करेंगे तो एक ऋणात्मक ही संख्या आपको मिलेगी। 3 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 3 9 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे प्लस में प्लस का गुणा किया जाएगा, इस नियम को आप याद रखेंगे, जब प्लस में प्लस का गुणा किया जाएगा यहाँ पे इनके साथ कोई संख्या हो सकता है, चर अचर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब 2 धनात्मक चिन्हों का गुणा किया जाएगा ना तो एक आपको धनात्मक चिन्ह ही मिलेगा। ठीक है, और जब यदि ऋणात्मक चिन्ह मतलब या तो संख्याएं समझ सकते हैं, 2 संख्याएं ऋणात्मक है, चलिए एक ऋण हो गया और एक यदि धन संख्या रहे, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक ही संख्या आपको मिलेगी। और यदि धनात्मक एक है और एक ऋणात्मक है तभी भी गुणा करेंगे तभी भी आपको ऋणात्मक ही मिलेगा। लेकिन यदि 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो आपको धनात्मक मिलेगा। एक हमने धनात्मक यहाँ पे पूर्णांक लिया था, एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया था। तो यहाँ पे देखिए धन और ऋण था ना, धन और ऋण का गुणा कर देंगे तो आपको ऋणात्मक ही संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। यदि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक गुणा जो आपको प्राप्त गुणनफल रहेगा वो भी एक ऋणात्मक ही पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना रहेगा तो लिख देंगे, आपको ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए एक धनात्मक, यहाँ पे कुल कई तरीके से हम लोग ले सकते हैं। एक धनात्मक एक ऋणात्मक ले लिया, यदि पहले हम लोग ऋणात्मक ले लेते तो चलिए संख्याएं चेंज कर देते हैं। चलिए ऋण 2 लिख देते हैं और गुणा कर देते हैं। चलिए हमने 5 ले लिया। ठीक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर देखिए 0 के यहाँ पे जो भी दाहिने मिलेगा आपको ना, 1 से लेकर कोई धनात्मक संख्या आप ले सकते हैं। यह होता है सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और यहीं ऋण 1 से यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस प्रकार से जितना भी रहेंगे संख्या इन्हें बोल देंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है, तो ये एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको, इधर ही मिलेगा। ये धनात्मक पूर्णांक है, ये आपको इधर मिलेगा, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे इनका यदि चिन्हों का बात करें तो देखिए एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या का यदि आप गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक संख्या मिलेगा। तो यहाँ पर भी ऋणात्मक मिलेगा। और 2 में 5 का फिर संख्याओं को गुणा कर दीजिए, 2 में 5 का गुणा कर देंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी एक ऋणात्मक ही पूर्णांक मिला। और यदि हम लोग 2 धनात्मक पूर्णांक ले लें तब क्या होगा, यदि मान लेते हैं हमने एक 5 ले लिया, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। और एक हम लोग ले लेते हैं, चलिए संख्या 4 को ही ले लेते हैं, 2 धनात्मक हमने पूर्णांक ले लिए। तो यहाँ पर धन में धन का गुणा कर देंगे, यहाँ पे धनात्मक संख्या रहेंगी, गुणा करेंगे धनात्मक की संख्या मिलेगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो धन नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि कोई संख्या लिखा रहता है ना, यदि इस पर कोई चिन्ह नहीं रहता है, यहाँ पर हमने सिंपली 5 लिखा है ना, तो यहाँ पर आगे इसका धनात्मक ही चिन्ह है। ऋणात्मक चिन्ह रहेगा तो उसे हमेशा दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सिंपली यहाँ पर 5 लिखा है ना, तो इसके आगे धनात्मक का चिन्ह है। यदि कोई चिन्ह नहीं बना है तो वहाँ पर आप समझ लीजिए कि धनात्मक चिन्ह है। और ऋणात्मक चिन्ह रहेगा तो हमेशा यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह बना ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों धनात्मक हमने संख्या ली, धनात्मक पूर्णांक लिया। अब यहाँ पे धन में धन का गुणा कर देंगे, एक धनात्मक की संख्या आपको मिलेगा। तो चलिए इसको इसी प्रकार से रहने देते हैं। जब आप 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो 20 मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिला धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिला धनात्मक पूर्णांक। और देखिए यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे ना तो एक धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। यहाँ पर देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणा करेंगे तो एक धनात्मक पूर्णांक ही आपको मिलेगा। चलिए यदि 2 ऋणात्मक पूर्णांक ले लें, चलिए इन्हीं संख्याओं को हम लोग ऋणात्मक करके ले लेते हैं। यदि हमने ऋण 5 ले लिया और गुणा कर देते हैं ऋण 5 का, चलिए ऋण 4 ही लिख देते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों ऋणात्मक ही पूर्णांक है। ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो एक धनात्मक की संख्या आपको मिलेगी। तो ऋण में ऋण का गुणा हो जाएगा तो धन मिल जाएगा। चलिए इससे नहीं लिखते हैं, यदि चाहेंगे तो लिख सकते हैं धन इसी प्रकार से। 5 चौका 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आपको धनात्मक ही पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करेंगे तभी भी धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। यदि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करेंगे तभी भी धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। और जब भी चिन्ह देखेंगे कि विपरीत है, एक ऋण हो गया एक धन हो गया, तब आपको ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। एक ऋण एक धन का गुणा होगा तो ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा।
और यहाँ पर भी एक धन और एक ऋण का गुणा होगा तभी भी एक ऋणात्मक ही पूर्णांक मिलेगा। मतलब चिन्ह यदि विपरीत रहा तो आपको ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। यदि दोनों का देखेंगे पूर्णांकों का जिनका आप गुणनफल कर रहे हैं, यदि चिन्ह समान है, यहाँ पे धन है, यहाँ पर भी धन है, यहाँ पर भी ऋण है तो यहाँ पर भी ऋण है, तो यहाँ पे यदि दो धनात्मक पूर्णांकों या दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करेंगे ना तो आपको हमेशा धनात्मक ही पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको हमने समझ लिया। यहाँ पर हमने सबको समझ लिया है ना। यहाँ पे एक धनात्मक एक ऋणात्मक का भी समझ लिया और यहाँ पे एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो गया। यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक का भी समझ लिया। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी हमने समझ लिया। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी हमने समझ लिया। दो पूर्णांकों को हम लोग गुणा करेंगे तो कौन सा चिन्ह मिलेगा ये हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न में आएगा तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इन चिन्हों का ध्यान रखेंगे कि धन में गुणा होने पर यह आपको याद कर लीजिए इसको कि धनात्मक संख्या में गुणा होगा, या चिन्ह के हिसाब से याद कर लीजिए। धन में धन का गुणा होगा धन मिलेगा, और ऋण में और धन का गुणा होगा तो ऋण मिलेगा, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण मिलेगा, और ऋण में ऋण का गुणा होगा तो धनात्मक मिलेगा। पूर्णांकों का गुणा करने पर कौन सा चिन्ह लगेगा ये हम लोग बता देंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग आ जाते हैं आगे। यहाँ पर दिया पूर्णांकों के गुणन के गुण। यहाँ पर जब पूर्णांकों का हम लोग गुणा करते हैं तो कौन कौन सा गुण उस पर लागू होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है ना कि गुणन के अंतर्गत समवृत्त के बारे में हमने जो पहला चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था। यहाँ पे संवृत्त या संवरक भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको दो पूर्णांक दे देगा, यदि आप गुणा करेंगे ना तभी भी आपको एक पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, गुणनफल से एक आपको पूर्णांक प्राप्त होगा, इसे ही बोलते हैं संवरक गुण। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दो पूर्णांकों का गुणनफल सदैव या पुनः एक पूर्णांक होता है सभी पूर्णांकों ए तथा बी के लिए। यहाँ पे ए गुणते बी एक पूर्णांक होता है। आप कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए, जैसे यहाँ पर हम लिख दिया, चलिए 4 लिख दिया, 4 में हमने 5 का गुणा कर दिया, 4 5 20 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर हमने दो धनात्मक पूर्णांक लिए। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा किया तो यहाँ पे जो 20 मिला ये भी एक धनात्मक ही पूर्णांक मिला है। तो यहाँ पर बस यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक से नहीं मतलब है, बस यहाँ पर यह देख लीजिए कि यहाँ पे दो जब पूर्णांकों का गुणा करेंगे ना तो हमेशा आपको एक पूर्णांक ही मिलेगा। चलिए यदि ऋणात्मक भी ले लीजिए, ऋण 4 और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं धन 5। ठीक है, गुणा कर देंगे धनात्मक ऋणात्मक का तो आपको ऋणात्मक ही संख्या मिलेगी। 4 5 20, ऋण 20 मिला तो यह भी क्या है, एक पूर्णांक है। धनात्मक ऋणात्मक यहाँ पर चिन्हों का नहीं अभी बात करना है आपको। ठीक है, बस ये समझिए कि जब भी दो पूर्णांक रहेंगे, पूर्णांक कोई भी हो सकता है, पूर्णांकों में सभी धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और सभी ऋणात्मक संख्या भी आता है, साथ में जीरो भी आता है। तो जीरो वाला भी एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। यहाँ पे चलिए धन 4 ले लिया और इसमें यदि आप जीरो से गुणा कर दे रहे हैं तब भी आपको जीरो मिलेगा। जीरो भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दो पूर्णांकों का गुणा करने पर गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक ही मिल रहा है ना। तो इसे बोलते हैं गुणन के अंतर्गत, यहाँ पे संवृत्ति से बोलते हैं या संवरक भी समझ सकते हैं। जब भी दो पूर्णांक रहेंगे उनका आप गुणा करेंगे तो हमेशा आपको एक पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, सभी पूर्णांकों ए तथा बी के लिए ए गुणते बी, जब यहाँ पे कोई भी दो पूर्णांक रहेगा उनका आप गुणा कर देंगे तो गुणनफल भी एक आपको पूर्णांक ही मिलेगा। चलिए अब आगे जाते हैं गुणन की क्रम विनिमयता का गुण। यहाँ पे क्रम विनिमयता का मतलब होता है ना कि यदि दो पूर्णांक आपको दे दे, यदि उनका आप क्रम बदल दिए फिर भी गुणा करेंगे तो गुणनफल आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया पूर्णांकों का गुणनफल क्रम विनिमयता होता है किन्हीं दो पूर्णांकों के लिए ए गुणते बी बराबर बी गुणते ए। मान लेते हैं कि हमने ले लिया, चलिए 4 गुणते यहाँ पर 5 ले लिया। ठीक है, 4 में हमने दो पूर्णांक ले लिया तो यहाँ पर यदि इनका आप गुणा कर रहे हैं तभी भी गुणनफल आपको 20 मिलेगा। धनात्मक है तो यहाँ पे धनात्मक ही पूर्णांक मिलेगा। यदि आप इनका क्रम बदल दें, ठीक है, यदि आप क्रम बदलेंगे ना, यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं 5 में 4 का, यहाँ पे बस हमने क्रम बदल दिया तभी भी आपको गुणनफल देख रहे हैं सेम ही मिलेगा, 20 ही मिलेगा। तो यहाँ पर यह मतलब है कि कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए, यदि उनका आप क्रम बदल कर भी गुणा करेंगे तभी भी गुणनफल आप देखेंगे कि सेम ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना रहेगा तो लिख देंगे 4 गुणते 5 बराबर यहाँ पे 5 गुणते 4 बराबर आपको 20 ही मिला। ठीक है, यहाँ पे क्रम बदल कर भी गुणा करने पर। चलिए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए हम धनात्मक एक ऋणात्मक ले लेते हैं। यदि हमने चलिए ऋण 5 ले लिया और हम चलिए 7 ले लेते हैं। ठीक है, यदि इनका गुणा करें तब क्या मिलेगा, यहाँ पे ऋणात्मक है और धनात्मक गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक की संख्या मिलेगा, और 7 5 35 या 5 7 35 कर दीजिए, यहाँ पर 35 मिला। ठीक है, अब बस इनका क्रम बदलिए। ठीक है, यहाँ पे क्रम बदल कर गुणा करिए तो यहाँ पर पहले 7 को लिख देंगे, फिर गुणा कर देंगे ऋण 5 को। यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक है एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे चिन्ह विपरीत है तो इनका यदि आप गुणा करेंगे तो ऋणात्मक ही चिन्ह मिलेगा, और 7 5 35 मिलेगा, 35 रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्रम बदल कर भी गुणा करने पर यहाँ पर गुणनफल आपको सेम ही मिल रहा है। यहाँ पे लिखना रहेगा तो आप लिख देंगे ऋण 5 गुणते 7 बराबर 7 गुणते ऋण 5 बराबर आपको मिला ऋण 35 है। मतलब पूर्णांकों का यदि क्रम बदल कर भी आप गुणा करेंगे तभी भी आपको गुणनफल सेम ही मिलेगा। यही होता है गुणन की क्रम विनिमयता का गुण। ठीक है, क्रम बदल कर भी गुणा करेंगे दो पूर्णांकों के लिए तभी भी आपको गुणनफल सेम मिलेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले गुण पे। यहाँ पे शून्य के गुण, यहाँ पे गुणा पर ही हम लोग बात करें। शून्य के गुण, यहाँ पे पूर्णांकों में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है।
कोई भी आप पूर्णांक ले लीजिए। यहाँ पर ए हमने मान लिया कि यहाँ पर ए पूर्णांक है, यदि उसमें आप 0 से गुणा करेंगे तो बराबर आएगा 0 गुणते यहाँ पे 0 गुणते ए, या फिर बराबर यहाँ पे 0 भी आप लिख सकते हैं। कोई भी आप पूर्णांक ले लीजिए। चलिए हमने यहाँ पर ऋण 4 ले लिया। इसमें यदि आप 0 से गुणा कर देंगे तभी भी आपको 0 ही मिलेगा गुणनफल, ठीक है। और यदि क्रम बदल कर भी गुणा करेंगे तभी भी यही मिलेगा 0 में। यहाँ पे यदि ऋण 4 गुणा करेंगे तभी भी आपको गुणनफल 0 ही मिलेगा। इससे आपको यह पता चला ना कि कोई भी आपके पास पूर्णांक दे दे, कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, उसमें यदि आप 0 से गुणा करेंगे तो आपको हमेशा गुणनफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखेंगे। मान लेते हैं आपने ऋण 10 ही ले लिया, ठीक है, यही पूर्णांक ले लिया, इसमें यदि आप 0 से गुणा कर देंगे तो गुणनफल फिर आपको 0 मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी पूर्णांक हो गया उसमें यदि 0 से गुणा कर दिया गया तो गुणनफल आपको 0 मिलेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले गुण पे। यहाँ पर लिखा हुआ है गुणात्मक तस्मक। गुणात्मक तस्मक क्या होता है? कोई भी यदि पूर्णांक आपको दे दे उसमें यदि आप 1 से गुणा कर देंगे तो गुणनफल आपको वही पूर्णांक मिलेगा। यहाँ पे यदि पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तस्मक 1 होता है, यहाँ पे 1 गुणते ए लिखा गया है, मतलब 1 गुणते 1 लिखा गया है बराबर 1 गुणते ए लिखा गया है, जहाँ ए पूर्णांक है। कोई भी आप पूर्णांक ले लीजिए। चलिए हम पूर्णांक में 4 ही ले लेते हैं। यदि 4 में यदि हम लोग 1 का गुणा कर दें तभी भी आपको गुणनफल 4 ही मिलेगा। जो यही पूर्णांक था वही पूर्णांक फिर आपको वापस मिल जाएगा, यही है। यदि क्रम बदल कर भी करेंगे तो यही मिलेगा आपको। यहाँ पे 1 है, 1 में यदि 4 का गुणा कर दें तभी भी गुणनफल आपको 4 ही मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 गुणते 1 बराबर 1 गुणते 4 बराबर गुणनफल आपको 4 मिला, ठीक है। कोई और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए हमने ऋण 7 ले लिया। ऋण 7 में यदि 1 से आप गुणा कर देंगे ना तभी भी आपको गुणनफल ऋण 7 ही मिलेगा, ठीक है। मतलब जो पूर्णांक रहे, कोई भी पूर्णांक रहे, उसमें यदि आप 1 से गुणा कर रहे हैं तो वही स्वयं पूर्णांक मिलना चाहिए। तो यही होता है गुणात्मक तस्मक। यहाँ पे ऋण 7 में यहाँ पे 1 का गुणा कर दिया गया तभी भी आपको ऋण 7 मिला। यहाँ पे क्रम ही बदलेंगे तभी भी वही मिलेगा। यदि आप 1 गुणते ऋण 7 करें, गुणा करें तभी भी आपको ऋण 7 ही मिलेगा। तो कोई भी पूर्णांक रहेगा यदि उसमें आप 1 से गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही पूर्णांक आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो गुणात्मक तस्मक की बात करेंगे तो वो होता है 1, ठीक है। कोई भी पूर्णांक रहेगा यदि उसमें आप 1 से गुणा करेंगे तो वही पूर्णांक आपको वापस मिलेगा, है ना, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, गुणात्मक तस्मक 1 होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं गुणन साचर्य गुण। यहाँ पे साचर्य गुण में आपको 3 पूर्णांक दे देगा, आप उसमें से किन्हीं 2 को ना किसी क्रम में आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 पूर्णांक ए बी सी के लिए यहाँ पे 3 पूर्णांकों का आपस में गुणा करना है, तो आप ए गुणते बी, मतलब यहाँ पे पहले 2 को भी गुणा करेंगे और फिर तीसरे में गुणा कर देंगे तभी भी गुणनफल बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? जब यहाँ पे बी और सी का गुणा करके ए में गुणा कर दें, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है 3 पूर्णांकों को क्रम में गुणा करते समय गुणन संक्रिया बाएँ से शुरू करें या दाएँ से शुरू करें, पूर्णांकों का गुणनफल समान प्राप्त होता है। किन्हीं 3 पूर्णांकों के लिए यहाँ पे ए गुणते बी गुणते सी करेंगे तो यहाँ पे या तो पहले आप ए गुणते बी कर लें या तो आप बी और सी का पहले गुणा कर लें, ठीक है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हमने ले लिया ऋण 1, ठीक है। एक संख्या हम लोग ऋण 1 ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ऋण 5। चलिए ऋण 5 हमने ले लिया और चलिए एक हम लोग ले लेते हैं 7। यही हमने तीन पूर्णांक ले लिया, ऋण 1 ऋण 5 और हमने 7 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इसी को सेम यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि बराबर ही आएगा। हम एक बार हल करके देखेंगे। यहाँ पे ऋण 1 हो गया गुणते ऋण 5 और यहाँ पे गुणते 7 हो गया। तो यहाँ पर या तो आप इन दोनों को पहले गुणा कर लीजिए या फिर आप इन दोनों को भी गुणा कर देंगे पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी गुणनफल आएगा वो बराबर ही आएगा। चलिए गुणा करिए। यह भी ऋणात्मक संख्या है, यह भी ऋणात्मक संख्या है। ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो एक धनात्मक संख्या मिलेगा। तो यहाँ पे 1 में गुणा कर देंगे 5 का तो आपको 5 ही मिला, ठीक है। एक धनात्मक संख्या मिला, वो भी आपको मतलब पूर्णांक मिला जो कि धन 5 है। यह हो गया। अब यहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं 7 का। अभी 7 का गुणा करना बाकी है। जब यहाँ पे 7 में 5 का गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 35, ठीक है। 35 मिला। चलिए यहाँ पर आप गुणा करिए। यहाँ पर गुणा करेंगे तो बराबर ही आएगा, हम बराबर लिख देते हैं। देखिए गुणा करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं बड़े कोष्ठक के अंदर एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ऋण और धन का गुणा होगा, ऋण और धन का गुणा होगा तो एक ऋणात्मक ही पूर्णांक मिलेगा। 5 7 आपको 35 मिला, ठीक है। अब इन दोनों का आपको गुणा कर लेना है। गुणा करिए। ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो एक धनात्मक ही संख्या आपको मिलेगा और यहाँ पे 35 का जब 1 में गुणा कर देंगे तो 35 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह भी धन 35 मिला है, यहाँ पर भी धन 35 मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी 3 पूर्णांक को दे दें, आप किन्हीं 2 को पहले आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए और बी को पहले गुणा कर दिया, यहाँ बी और सी को गुणा कर दिया गया पहले, तो फिर यहाँ पे जो शेष बच रहा था उसी के साथ फिर गुणा करने के बाद भी आपको गुणनफल सेम ही मिल रहा था। तो ये हो गया, इसको भी याद रखेंगे। इसे बोलते हैं गुणन साचर्य गुण, ठीक है। कोई भी आपको 3 पूर्णांक दे देगा तो किन्हीं 2 को आप पहले गुणा कर सकते हैं। चलिए अब वितरण गुण क्या होता है? यहाँ पर दिया गया है ना 16 गुणते, एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। यहाँ पे 16 गुणते दिया गया है, यहाँ पे 10 + 2 लिखा है, ठीक है, बराबर
यहाँ पे 16 गुणते 16 का देखिए 10 के साथ गुणा लिखा गया है और फिर प्लस का चिन्ह, ठीक है, प्लस का चिन्ह, फिर 16 का यहाँ पे 2 के साथ गुणा लिखा गया है। यदि आपको इस प्रकार से दे दे, कोई संख्या बाहर है कोष्टक के अंदर, मतलब प्लस में संख्याएं होनी चाहिए, दो प्लस में और कोई संख्या यहाँ पे बाहर गुणा के रूप में हो, तो इसको ना आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए इसका गुणा आप इसमें कर देंगे, ठीक है, 16 का गुणा यहाँ पे कोष्टक के अंदर दोनों पूर्णांकों में कर देंगे। यहाँ पे 16 का गुणा 10 में कर देंगे और फिर 16 का गुणा 2 में करके लिख देंगे। देखिए 16 का गुणा जब 10 में कर दिया गया तो यहाँ पे लिख दिया गया 16 गुणते 10 और धन का चिन्ह है तो बीच में धन लगा दिया गया। फिर यहाँ पे जो 16 है उसका गुणा यहाँ पे 2 के साथ कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से यदि इन दोनों को कोष्टक के अंदर जोड़कर फिर गुणा करेंगे, या फिर 16 का जब गुणा 10 में कर देंगे, यहाँ पे 16 का गुणा 10 में करेंगे और प्लस यहाँ पे 16 का गुणा 2 में करेंगे, इस प्रकार से फिर गुणनफल जो योगफल आएगा इन दोनों का योगफल वो बराबर ही आएगा, है ना। यदि आप इन दोनों को जोड़कर और गुणा कर दें तो यहाँ पे इसके गुणनफल के बराबर इसका जो भी रहेगा इसका योगफल बराबर ही आएगा। इसे बोलते हैं योग पर, यहाँ पे योग है, ठीक है, योग पर गुणन का वितरण नियम, ठीक है। यहाँ पे योग पर बीच में योग रहना चाहिए और गुणन बाहर यहाँ पे गुणा रहेगा, गुणन का वितरण नियम इसे बोलते हैं, मतलब वितरण मतलब प्रसार करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ यदि हम लोग इसको हल करें ना, यहाँ पर हम यहाँ पर 10 में 2 को जोड़ देते हैं ना तो 12 हो जाएगा। पहले हम लोग कोष्टक के अंदर दो प्रकार से हल करते हैं, यदि इन दोनों को जोड़ दें तब क्या होगा, यदि 16 का यहाँ पे पहले पद में और फिर यहाँ पर दूसरे पद में गुणा कर दें, इस प्रकार से हल करें, देख रहे हैं गुणनफल आपको बराबर आ रहा है कि नहीं, है ना। तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम लोग, यहाँ पर है एक बार, चलिए नोट ही कर देते हैं इसको। 16 है गुणते हैं 10 गुणते नहीं, यहाँ पे धन है 10 धन 2 है, 16 गुणते 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे इनको आपको गुणा ही कर लेना है तो 12 छक 72 हो जाएगा, 12 छक 72 को 2 हासिल 7 लगेगा, 12 एकम 12, 12 में 7 जोड़ देंगे तो 19, आपको मिलेगा 192, यह मिला। अब चलिए जब यहाँ पे 16 का जब 10 में गुणा कर देंगे, ठीक है, 16 का यहाँ पे पहले पद में गुणा कर देंगे और फिर प्लस का चिन्ह प्लस लिख दिया, फिर 16 का यहाँ पर 2 में गुणा कर देंगे, तभी भी करेंगे तभी भी आपको जो योगफल इस प्रकार से मिलेगा जो बराबर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 16 में जब आप 10 का गुणा कर देंगे ना, चलिए एक बार नोट ही कर देते हैं, 16 गुणते 10 है प्लस 16 गुणते 2 है, 16 में 10 का गुणा कर देंगे तो 160 हो जाएगा, प्लस 16 दूना 32 आपको मिलेगा, 16 दूना 32 मिला। जोड़िए इकाई स्थान पे जोड़ देंगे तो 2 और 0 को जोड़ देंगे तो आपको 2 मिलेगा, 3 में यहाँ पे 6 जोड़ देंगे तो 9 मिलेगा और यहाँ पे सैकड़े का स्थान पर सिर्फ 1 बचा हुआ है तो यहाँ पे 1, ठीक है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो प्रसार करने पर आपको मिला ना, यहाँ पे इस प्रकार से गुणनफल मिला, इन दोनों को जोड़कर फिर हमने गुणा किया तो जो गुणनफल मिला, या फिर जो यहाँ पे 16 था, 16 का यहाँ पे दोनों पदों में अलग अलग से गुणा करके जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त हो रहा था यहाँ पर भी बराबर मिला था, ठीक है। तो इसे बोलते हैं योग पर गुणन का वितरण नियम। आगे प्रश्न आएगा तो इसको हम लोग हल करेंगे और यहाँ पर लिख दिया हमने किन्हीं 3 पूर्णांकों ए बी सी के लिए, यहाँ पर a गुणते b प्लस सी बराबर a गुणते b प्लस a गुणते सी। यदि कोई 3 पूर्णांक इस प्रकार से रहेंगे ना तो या तो कोष्टक के अंदर आप जोड़कर गुणा कर देंगे तभी भी जो यहाँ पे गुणनफल आएगा, और या तो फिर आप a का यहाँ पे पहले पद में गुणा करके लिख देंगे, ठीक है, और फिर प्लस का चिन्ह प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे a का आप c में गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से भी करेंगे तभी भी आपको यहाँ पर जो योगफल मिलेगा और यहाँ पर जो गुणनफल आपस में बराबर ही मिलेगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दे दिया गया निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न में आपको दे दिया गया 3 गुणते आपको ऋण 1 दे दिया गया। तो यहाँ पर हमने सीखा, अभी हम लोगों ने प्रश्न में सीखा कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक है एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यदि धन और ऋण का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ऋणात्मक ही चिन्ह आपको मिलेगा। फिर 3 में 1 का गुणा कर देंगे तो आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है। इनका यदि आप गुणनफल करेंगे तो ऋण 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक था एक ऋणात्मक पूर्णांक था, गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तभी भी आपको 3 ही मिलेगा। चलिए ए हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग बी वाले प्रश्नों पे। बी वाले प्रश्न में आपको ऋण 1 दे दिया गया है। ऋण 1 है गुणते यहाँ पे 225 है। यहाँ पे एक ऋणात्मक पूर्णांक है एक धनात्मक पूर्णांक है, जब गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक ही पूर्णांक मिलेगा। यहाँ पे 225 का यहाँ पे 1 में गुणा कर देंगे तो यही संख्या ही रहेगी, 200 आपको 25 से मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं सी वाले प्रश्न पे। सी वाले प्रश्न में आपको दे दिया है ऋण 21, आपको गुणा कर देना है ऋण 30 का। तो यहाँ पर आपको पता है कि यदि 2 ऋणात्मक पूर्णांक रहेंगे तो ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक ही संख्या आपको मिलेगी, धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे धनात्मक हो जाएगा। तो चलिए धन का चिन्ह हम लोग नहीं बनाते हैं, यदि कोई चिन्ह नहीं बनाएंगे तो धनात्मक हो गया। जैसे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब ये धनात्मक था। ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे धनात्मक हो जाएगा, बाकी इनका आपस में आपको गुणा कर लेना है। 21 का जब यहाँ पे 30 के साथ गुणा कर देंगे ना तो चलिए हम लोग 1 0 तो रहेगा ही, और जब यहाँ पे 3 का गुणा कर देते हैं 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 630 आपको मिलेगा, वो भी धनात्मक का। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग डी वाले प्रश्न पे। डी वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ है ऋण 316 है
और गुणा कर देना है, गुणा करना है ऋण 1 का। चलिए यहाँ पर जब ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में गुणा कर देंगे तो आपको एक धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। और जब यहाँ पे 316 इसमें 1 का गुणा कर देंगे तो वही संख्या आपको मिलेगा, यहाँ पे 316 ही मिलेगा। ऋण में ऋण का गुणा हो गया, एक धनात्मक संख्या मिलेगा। और कोई भी संख्या रहे यदि फिर उसमें आप 1 का गुणा कर देंगे तो वही संख्या आपको प्राप्त होगा। ये हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग ई वाले प्रश्न पे। ई वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ है ऋण 15 गुणते 0 गुणते ऋण 18। अभी हमने पूर्णांकों के साथ 0 का गुण पढ़ा। यदि कोई भी पूर्णांक रहता था ना तो उसमें यदि आप 0 से गुणा कर देते थे तो गुणनफल आपको 0 ही मिलेगा। कितना हो भी बड़ा यहाँ पे गुणनफल लिख दे, यदि एक गुणा आ गया मतलब गुणे में एक यदि 0 आ गया तो आपको गुणनफल हमेशा 0 ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी पूर्णांक रहे गुणा कर देंगे तो 0 ही मिलेगा। ये इसको इस बात का ध्यान में रखेंगे। और 1 का गुणा कर देंगे तो वही आपको संख्या मिलता है। तो इसको हमने पहले ही समझा था, कोई पूर्णांक रहेगा यदि 0 के साथ गुणा करेंगे गुणनफल आपको 0 ही मिलेगा। चलिए ई हो गया। एफ वाला प्रश्न को हम लोग नोट करते हैं। एफ वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया ऋण 12 है और गुणा कर देना है ऋण 11 का। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ऋण 11 गुणते 10 है। चलिए, तो जब भी आप 3 पूर्णांक रहे तो हमने साचार्य गुण में पढ़ा। साचार्य गुण में जब यहाँ पे गुणा पर साचार्य गुण लगता है ना, तो यहाँ पे यदि 3 पूर्णांक है तो किन्हीं दो को आप साथ में लेकर हल कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो इन दोनों को साथ में ले लीजिए, आपकी इच्छा हो तो इन दोनों को साथ में ले लीजिए। ठीक है, आपको जिसकी इच्छा हो। चलिए हम इन्हीं दोनों को साथ में ले लेते हैं और हल करते हैं। तो चलिए यहीं पर हल कर देते हैं। तो यहाँ पे ऋण 12 तो इसी प्रकार से रहेगा 12, इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा कर देते हैं। एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या गुणा कर देंगे तो आपको एक ऋणात्मक ही संख्या मिलेगी। ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण चिन्ह आपको मिलेगा। 11 का यहाँ पे 10 में गुणा कर देंगे तो 110 आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही मिला। कोष्टक यहाँ पर बंद कर देते हैं, मतलब पूर्णांक यही मिला, ऋण 110 मिला। ऋण 11 और यहाँ पे धन 10 का गुणा कर दिया गया तो यही पूर्णांक आपको मिला ऋण 110। अभी इनका आपस में हम लोग गुणा करते हैं। जब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो आपको एक धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, ऋण में ऋण का गुणा होगा तो एक धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। और 12 का आपको इसमें गुणा कर देना है तो आप सिंपली गुणा कर दीजिए। 11 दूना 22 को 2 हो जाएगा, 2 हासिल लगेगा। 11 एकम 11, 11 में 2 जोड़ देंगे तो आपको 13 मिल जाएगा। इतना ही मिला बस। यहाँ पे 12 का यहाँ पे 110 के साथ हमने गुणा कर लिया तो यहाँ पे 1320 मिल रहा है। ठीक है, वो भी ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक चिन्ह का। ठीक है, लिखना रहेगा तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसको। हमने यहाँ पर हल भी किया, 1320 मिला। आ जाते हैं हम लोग जी वाले प्रश्न पे। जी वाले प्रश्न में आपको पूर्णांक दिए हुए हैं ना, 9 है दिया है ना, 9 गुणते ऋण 3 गुणते यहाँ पे ऋण 6 दिया हुआ है। तो इनमें से भी आप किन्हीं 2 पूर्णांकों को साथ में लेकर हल कर सकते हैं। चलिए हम इन्हीं 2 पूर्णांकों को साथ में ले लेते हैं। यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, गुणा कर देंगे एक ऋणात्मक पूर्णांक आपको मिलेगा। 9 तियां 27 है, 3 9 27 बोल सकते हैं। यहाँ पर आप इनका गुणनफल धनात्मक और ऋणात्मक गुणनफल, यहाँ पे ऋण मिला चिन्ह और 9 का 3 में गुणा कर दिया गया 27 मिला। यहाँ पे चलिए छोटे क्वेश्चन बना देते हैं। यही पूर्णांक आपको मिला ऋण 27। अभी इसमें गुणा करना बाकी है ऋण 6 का। ठीक है, यहाँ पे साचार्य प्रगुण इसमें लागू होता है, या इसमें आप चाहें तो इन दोनों को भी साथ में मतलब पहले गुणा कर सकते हैं। इन दोनों का यदि आप पहले गुणा कर देते हैं तो ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या मिलता, 6 तियां 18 मिलता, 18 फिर आप 9 का गुणा कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे गुणा कर देते हैं। पहले हमने इन दोनों को साथ में लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर यह भी ऋणात्मक पूर्णांक है, यह भी ऋणात्मक पूर्णांक है। गुणा कर देंगे तो एक धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। तो चलिए हम लोग चिन्ह नहीं लिखते हैं, या फिर आप चाहें तो धनात्मक चिन्ह लिख सकते हैं। चलिए 6 7 42 को 2 हो गया, हासिल आपको 4 लगा। 6 7 42 हासिल 4, यहाँ पे 6 दूना 12। ठीक है, 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16 आपको मिलेगा। 162 मिला। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल आपको 162 मिला, हमने नोट भी कर दिया। चलिए जी हो गया। आ जाते हैं एच वाले प्रश्न पे। एच वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ है ना ऋण 18 गुणते ऋण 5। चलिए यहाँ पर हो गया ऋण 4। यही कुल 3 पूर्णांक दे दिए गए, तीनों पूर्णांक ऋणात्मक है। तो यहाँ पे सम विषम से भी आप समझ सकते हैं। यदि पूर्णांकों का गुणनफल दे दिया गया है ना, यदि संख्या सम रहेगा तो आपको उनका गुणनफल धनात्मक मिलेगा। यदि उनका संख्या यदि विषम रहेगा तो ऋणात्मक मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 है ना तो विषम होता है, तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इनमें से आप चाहें तो किन्हीं 2 को साथ में ले सकते हैं। चलिए इन्हीं दोनों को हम लोग पहले साथ में ले लेते हैं। यहाँ पे ऋण 18 को इसी प्रकार से रहने देते हैं। यहाँ पे देखते हैं ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो एक धनात्मक पूर्णांक आपको मिलेगा। यहाँ पे गुणा का चिन्ह तो रहेगा, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, ऋण में ऋण का गुणा धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। 5 चौका 20 होता है, या 4 5 20 कह लीजिए। तो यहाँ पे आपको 20 मिला। ठीक है, ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या हो गया, और 5 में 4 गुणा कर देंगे तो 20 हो गया। अंकों का हमने गुणा कर लिया। तो यहाँ पे इन दोनों का आप आपस में गुणा कर दीजिए। चलिए गुणा कर देते हैं।
18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, यदि चिन्हों की बात करें, पहले चिन्हों का ही तुलना करेंगे। यहाँ पे एक ऋणात्मक संख्या है, इस प्रकार से भी बना देते हैं। यहाँ पे ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो ऋण में धन का गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक ही मिलेगा, ऋण मिल गया। और 18 दूना होता है 36, 36 हो गया। यहाँ पे जीरो तो लगा ही हुआ है। ठीक है, ऋण यहाँ पे 360 मिल रहा है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 360 मिला। चलिए आई वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ है ऋण 1 गुणते ऋण 2 गुणते ऋण 3 गुणते 4 दे दिया गया। इस प्रकार से कुल 4 पूर्णांकों को आपस में गुणा कर लेना है। तो किन्हीं दो को आप साथ में ले लीजिए। यहाँ पर चलिए हम लोग साथ में ले लेते हैं, इन्हीं दोनों को हम लोग साथ में लेते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को भी साथ में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, कुल 4 यदि पूर्णांक आ गए तो आप चाहें तो इनका भी साथ में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके ही गुणा करते हैं, या फिर आप चाहें तो इनका भी गुणा कर सकते हैं। ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। और यहाँ पे 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 ही मिल जाएगा। ठीक है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए इसको हम लोग कोष्टक में ही लिख देते हैं। और यहाँ पर हमने लिख दिया गुणते ऋण 3 और यहाँ पे गुणते 4। ठीक है, अब यहाँ पे किन्हीं दो को साथ में ले लीजिए, जिसकी आपको कोई इच्छा हो तो यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए इन्हीं दो को हम लोग साथ में ले लेते हैं। यहाँ पर जब गुणा कर देंगे तो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक है, गुणा होकर आपको एक ऋणात्मक ही पूर्णांक मिलेगा। 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। यहाँ पे ऋण 6 मिला। अभी 4 से गुणा करना बाकी है। चलिए गुणा कर देते हैं। यहाँ पे एक ऋणात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक, गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक ही पूर्णांक मिलेगा। 6 चौका 24 मिलेगा। आपको मिला ऋण 24। चलिए बराबर यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 24 मिला। चलिए उत्तर हम लोग का ऋण 24 मिल गया है। और यहाँ पर यदि हम ना, यहाँ पर इन दोनों का यदि हमने साथ में किया, साथ में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर लिख कर हम साथ में भी करके आपको दिखा देते हैं गुणा। यहाँ पे ऋण 1 है, गुणते ऋण 2 था, और यहाँ पे ऋण 3 था, और प्लस 4 भी था। तो यहाँ पर आप चाहें तो इन दोनों को साथ में लीजिए, गुणा कर लीजिए, और इन दोनों का भी साथ में गुणा कर लीजिए। यहाँ पर गुणा कर देंगे ना तो ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या मिलेगा। 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो 2 ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पूर्णांक मिला और यहाँ पे गुणा कर दीजिए। ऋणात्मक है और धनात्मक है, ऋण और धन का गुणा होकर एक ऋणात्मक ही पूर्णांक मिलेगा। 3 चौको यहाँ पे 12 मिला। ठीक है, ऋण 12। अब यहाँ पे धन 2 है और यहाँ पे ऋण 12 है। धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो एक ऋणात्मक ही पूर्णांक मिलेगा, और 12 दूना 24 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस प्रकार से भी आपको गुणनफल बराबर ही मिलेगा। आ जाते हैं जे वाले प्रश्न में। जे वाले प्रश्न में आपको दिया गया ऋण 3 है, गुणते ऋण 6 है, गुणते ऋण 2 गुणते ऋण 1 है। ठीक है, यही कुल 4 पूर्णांक है। चलिए यहाँ पर हम लोग 2 को साथ में लेकर गुणा कर देते हैं। बाकी हमने गुणा करके देखा है। यहाँ पर यदि इन दोनों को गुणा करें, गुणनफल जो मिलेगा, फिर इसके साथ गुणा करें, फिर जिसका उनका जो गुणनफल मिलेगा फिर इसके साथ करेंगे, तभी भी गुणनफल बराबर ही आएगा। यदि इनको इन दोनों को दो को हम लोग साथ में लेकर गुणा करें तभी भी गुणनफल बराबर ही मिलेगा। चलिए हम लोग गुणा करते हैं। यहाँ पे ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक गुणा कर देंगे धन पूर्णांक ही मिलेगा। यहाँ पे 3 छक 18 मिलेगा। ठीक है, यही 18 मिला। गुणते ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, एक धनात्मक ही पूर्णांक मिलेगा। और यहाँ पे 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो 1 ही मिलेगा, मतलब 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 ही मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 2। अब फिर इन दोनों का साथ में गुणा कर दीजिए, 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, यही पूर्णांक आपको मिला, लिख देते हैं 36। यहाँ पे जो 4 पूर्णांक दे दिए गए थे उनका गुणनफल आपको 36 मिला। और साथ साथ यहाँ पे पहला प्रश्न हल हो गया। ठीक है, ए से लेकर जे तक प्रश्न था, सभी प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है ना, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यहाँ पे सत्यापित हम लोग को करना है। और आपको देखिए प्रश्न में दिया हुआ है ना, 18 पूर्णांक दिया हुआ है, यहाँ पे गुणा करके लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर। 7 है प्लस यहाँ पे ऋण 3 है, और बराबर लिखा गया है ना 18 गुणते 7 और प्लस का चिन्ह, और फिर 18 गुणते ऋण 3 लिखा हुआ है ना। अभी इसे हमने पीछे पढ़ा था, योग पर गुणन का वितरण नियम। यहाँ पे योग रहना चाहिए, यहाँ पे गुणा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे 18 का यहाँ पे पहला पद में गुणा कर देगा तो ये लिखा, और फिर प्लस का चिन्ह, फिर 18 का यहाँ पे दूसरे पद में गुणा कर देगा ऋण 3 के साथ। तो यही है। ठीक है, और बाकी हमने सत्यापित भी करके दिखाया था। इसी को बोलते हैं योग पर गुणन का वितरण नियम। ठीक है, तो बाकी इसको हम लोग हल करके देखेंगे। ठीक है, हमें बताना है कि दोनों बराबर है कि नहीं, सत्यापित करना है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को। दूसरे में यहाँ पर हम लोग ए को हल करने वाले हैं। चलिए जो प्रश्न में दे दिया गया था उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। और यहाँ पर देखिए, इसे बोलते हैं, जो दाहिने हाथ की तरफ आपको रहेगा इसे दायां पक्ष बोलते हैं, और जो बाएं हाथ की तरफ है ना इसे बोलते हैं बायां पक्ष। ठीक है, यह बायां पक्ष हो गया, या दाहिना पक्ष, दायां पक्ष। तो इन दोनों को हम लोग बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग लेकर हल करते हैं, और बाद में ये दोनों बराबर ही आएगा। हम लोग लिख देंगे कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये बायां पक्ष है, इसको हम लोग ले लेते हैं। बायां पक्ष बराबर आपको दिया हुआ है 18 गुणते, यहाँ पर कोष्टक में दिया हुआ है 7 प्लस यहाँ पे ऋण 3 दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग 18 गुणते, यहाँ पे इनको हम लोग साथ में पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाएं पक्ष में हम लोग इसको साथ में जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए
या फिर आप यहाँ पे चिन्हों का चाहें तो आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए गुणा करके लिखते हैं, यहाँ पे कोष्टक बना देते हैं। साथ यहाँ पे हमने बताया कि धन और ऋण का गुणा होगा तो एक ऋणात्मक ही संख्या मिलेगा, यहाँ पे ऋण 3 हो जाएगा, धन ऋण का गुणा हो गया, यहाँ पे ऋण हो गया, ठीक है। 7 में से आपको 3 घटा लेना है, चलिए घटा देते हैं। 18 गुणते यहाँ पे 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 मिलेगा, 4 3 7 होता है। और फिर 18 में आप 4 का गुणा कर दीजिए, 18 चौक 72 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 72 मिला। बायां पक्ष हल करने पर ये हमें मिला। चलिए दाहिना पक्ष को भी हम लोग हल कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दायां पक्ष। चलिए दायां पक्ष आपको दे दिया गया 18 गुणते 7 है, और यहाँ पे प्लस 18 गुणते ऋण 3 है। चलिए यहाँ पे गुणा कर लेना है, 18 7 126 होता है, 126 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक गुणा होगा तो एक ऋणात्मक ही संख्या आपको मिलेगी, यहाँ पर ऋण का चिन्ह लिख देते हैं। 18 3 होता है 54, ठीक है। 18 3 हमने 54 लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं ना कि यहाँ पे धन है ऋण है, धन और ऋण का गुणा हो जाएगा तो एक ऋणात्मक ही संख्या आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे घटाने का चिन्ह मिल जाएगा, अंतर करना होगा। 126 और धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण का चिन्ह आपको मिलेगा, यहाँ पर हो गया 54। अब बस आपका इनका अंतर कर लेना है। चलिए इकाई स्थान में घटाइए, 6 में से यदि आप 4 घटा देंगे, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 मिलेगा, 2 मिला। अब यहाँ पर बचा हुआ है मतलब 2 में से घटेगा नहीं तो एक हासिल लेगा, मतलब 12 में से आपको घटाना है। 12 में से 5 घटा देंगे तो आपको 7 मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बायां पक्ष जो था इसको भी हल करने में 72 मिला, 72 मिल रहा है बाएं पक्ष को भी, और दाहिने पक्ष को भी हल करने पर 72 मिल रहा है, ठीक है। अतः यहाँ पे लिख देते हैं बायां पक्ष जो है था, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष मिला जो कि आपको 72 मिला। चलिए तो यहाँ पे दो राशियाँ जो दी गई थी, बायां पक्ष और दायां पक्ष दिया था, इन दोनों को हल करके हमें दिखाया कि बराबर ही आ रहा है, और इसे हमने पढ़ा था। और इस नियम को कहते क्या है, मतलब यहाँ पे यदि दो यहाँ पे संख्याएं रहेगी उनको यदि जोड़कर गुणा करें, या फिर यहाँ पे जो भी गुणा के बाहर यहाँ पे संख्या है इसका यहाँ पर पहले पद या दूसरे पद में गुणा करके जोड़ दें, तभी भी यहाँ पर योगफल और यहाँ पर बात करें तो गुणनफल बराबर ही आएगा। इसे कहते हैं क्या है, कौन सा नियम था, इसे हम लिख देते हैं। यहाँ पर हमने अभी पढ़ा, इसे बोलते हैं योग पर गुणन का वितरण नियम, यही था। चलिए ए वाला प्रश्न तो हल हो गया, बायां पक्ष और दायां पक्ष हमने बराबर दिखा दिया। अब आ जाते हैं हम लोग बी वाले प्रश्न पे। बी वाले प्रश्न में यहाँ पर उसी प्रकार से दिया गया है, ठीक है। बी वाले प्रश्न में भी आप दो पूर्णांक यहाँ पे योग में दिया गया, फिर बाहर गुणा में, फिर इसका यहाँ पे पहले पद में गुणा करके लिख दिया गया और प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पे दूसरे पद में गुणा कर दिया गया। तो इसको भी हम लोग नोट करते हैं। चलिए यहाँ पर इसको हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष आपको यही दिया गया, इसको हम लोग पहले हल करेंगे। ऋण 21 है गुणते कोष्टक के अंदर ऋण 4 और है प्लस यहाँ पे ऋण 6 है, कोष्टक बंद, ठीक है। तो ऋण 21 को इसी प्रकार से रहने देते हैं, ऋण 21 है। इसी प्रकार से यहाँ पे पहले कोष्टक के अंदर हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए कोष्टक के अंदर लिख देते हैं, यहाँ पे कोष्टक खोल के यहाँ पे ऋण 4, यहाँ पे ऋण और धन का गुणा हो जाएगा तो ऋणात्मक ही मिलेगा आपको, ऋण 6 मिला। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऋण 4 और ऋण 6 के जोड़ेंगे ऋण 10 मिलेगा, कोष्टक बंद है। यहाँ पे ऋण 21 हो गया गुणते आपको यहाँ पर ऋण 10 मिला, ठीक है। यहाँ पे ऋण 4 में ऋण 6 जोड़ देंगे तो ऋण 10 मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये भी ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पर भी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो एक धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 21 में 10 का गुणा कर देंगे, 21 में 10 का गुणा कर देंगे तो 210 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक पूर्णांक आपको मिला। तो बाएं पक्ष हल करने पर आपको 210 मिला। चलिए दाहिने पक्ष को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, लिख देते हैं दायां पक्ष बराबर आपको दिया हुआ है, सेम ही है, बस यहाँ पे इसी का ऋण 21 का पहले पद में गुणा कर देगा, ऋण 21 का यहाँ पे दूसरे पद में, यहाँ पे ऋण 21 गुणते ऋण 4 और फिर है प्लस ऋण 21 गुणते ऋण 6। चलिए यहाँ पर गुणा कर दीजिए, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो एक धनात्मक ही पूर्णांक आपको मिलेगा, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक मिलेगा तो उसको हमें धन का चिन्ह नहीं लगाते हैं, इसी प्रकार से लिख देते हैं। ऋण में ऋण का गुणा हो जाएगा धन हो जाएगा, 4 में 1 का गुणा कर देंगे तो 4 ही मिल जाएगा, और 4 दूना यहाँ पे 8 हो जाएगा, 84 आपको मिला, ठीक है। 84 मिला और फिर प्लस का चिन्ह। और चलिए यहाँ पर जब ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो एक आपको धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कोष्टक करके हम लोग लिख देते हैं, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा, और यहाँ पे 6 में 1 का जब गुणा कर देंगे तो 6 ही मिलेगा, 6 दूना यहाँ पे 12 मिला, ठीक है, 6 दूना 12।
तो 126 मिला। अब यहाँ पर भी धनात्मक पूर्णांक है, धन में धन का गुणा कर देंगे, धनात्मक ही पूर्णांक मिलेगा। यहाँ पे 84 धन है, यहाँ पे 126, इनको आपको जोड़ना ही है। जोड़िए, इकाई अंक जब जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 को 0, एक हासिल बना। अब दाहिने का अंक जोड़ते हैं, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और एक हासिल 11 हो जाएगा, 11 को एक, फिर अभी एक हासिल लगा हुआ है, तो यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर 1 है, तो 1 और यहाँ पे एक हासिल 2 हो जाएगा, 210। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं बायां पक्ष हल करने पर भी आपको 210 मिला और दायां पक्ष भी हल करने पर आपको 210 मिला। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ बायां पक्ष आपको यही सत्यापित करना था, बायां पक्ष और दायां पक्ष को हल करके आपको बराबर ही दिखाना था। बायां पक्ष बराबर हम लिख दिया, हल किया तो दायां पक्ष के ये बराबर आ गया और ये जो कि आपको मिला 210। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दिए गए हैं, फर्स्ट पहला दिया हुआ है, यहाँ पे कुल 2 प्रश्न है। यहाँ पे दिया किसी पूर्णांक ए के लिए, यहाँ पे कोई ए पूर्णांक है, यहाँ पे दिया ऋण 1 का यदि ए में गुणा किसके समान है, किसके समान है, किसके बराबर आएगा, ये हमें बताना है। यहाँ पे ऋण 1 का गुणा आपको ए में करना है। ठीक है, और ए को बता दिया है कोई पूर्णांक है। चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने, देखिए ऋण 1 दिया हुआ है और यहाँ पर गुणा करना है ए का, तो यहाँ पे ऋण 1 का ए में गुणा कर देंगे। फिलहाल में इसे धनात्मक ही आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे धन और ऋण का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपको ऋणात्मक ही मिलेगा और ए मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जहाँ ए बराबर यहाँ पे हमने लिख दिया पूर्णांक। फिलहाल में हमने ऋण 1 का यहाँ पे ए में गुणा कर दिया तो ऋण ए मिला। अब ए का मान कोई भी धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। देखिए यदि धनात्मक रहेगा तो अब किस प्रकार से लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे ए के स्थान पर हमें 5 रखना है। कोई भी धनात्मक मतलब पूर्णांक में तो हम पता है कि 1 से लेकर कोई भी धनात्मक संख्या हो सकता है और 0 भी हो सकता है और ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे पूर्णांकों में, तो यहाँ पे यदि हम लोग 5 रखना रहेगा तो देखिए किस प्रकार से रखेंगे। यदि ए बराबर आपको 5 प्रतिस्थापित कर देना है तो यहाँ पर ऋण लिख देंगे और कोष्टक के अंदर 5 लिख देंगे। चूँकि ये भी धनात्मक है, धन ऋण का गुणा होकर एक ऋणात्मक ही पूर्णांक मिल जाएगा, आपको ऋण 5 मिला। ठीक है, यदि ए के स्थान पर यदि आपको ऋण 5 रखना रहेगा, ए बराबर ऋण 5, तो यहाँ पर ऋण 5 कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, ऋण लिखेंगे। यहाँ तो ऋण पहले से ही चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पे ऋण था, यहाँ पर धन था, गुणा करके ऋण लिखा गया है। अब यदि ए का भी वैल्यू ऋणात्मक हो गया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऋण का चिन्ह पहले से है और ए का वैल्यू यदि आप ऋण 5 रखना चाहते हैं तो कोष्टक में करके यहाँ पे ऋण 5 रखेंगे। ठीक है, और ऋण में ऋण का गुणा होकर एक आपको धनात्मक संख्या मिलेगा, ऋण में ऋण का गुणा हो जाए धनात्मक संख्या और यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना। तभी यदि यहाँ पर आप ए के स्थान पर यदि कोई ऋणात्मक संख्या रखेंगे ना, तो मान लेते हैं ए के स्थान पर यहाँ पर ऋण 5 रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी रख के आपको दिखा देते हैं। ए के स्थान पर यदि ए के स्थान पर ऋण 5 रखते हैं तो ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक की संख्या मिल जाता और 5 में 1 का गुणा कर देंगे तो 5 मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर रहेगा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसको लिख लेना है कि ऋण 1 गुणते ए बराबर यहाँ पे ऋण ए का मान यहाँ पे कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या या शून्य हो सकता है। आ जाते हैं सेकंड वाले प्रश्न में। सेकंड वाले प्रश्न में दिया है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 के साथ गुणनफल है। ऋण 1 के साथ तो आपको गुणनफल करना है किसका, ए में आपको ऋण 22 के साथ करना है, बी में यहाँ पे 37 के साथ और यहाँ पे सी में 0 के साथ करना है। ठीक है, तो कौन सा पूर्णांक ज्ञात होगा उसे आप ज्ञात करके बताएंगे, है ना। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ऋण 1 का आपको गुणा कर देना है ऋण 22 के साथ, ए में हम लोग गुणा कर देते हैं ऋण 1 का और गुणा कर दीजिए ऋण 22 का। आपको पता है कि ऋण में ऋण का जब गुणा कर देंगे तो एक धनात्मक ही पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, ऋण में ऋण का गुणा करें धनात्मक संख्या मिलेगा और जब 22 का 1 में गुणा कर देंगे तो 22 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाले प्रश्न में आपको 22 मिला, क्योंकि ऋण में ऋण का गुणा करके धनात्मक चिन्ह मिला और 22 का 1 में गुणा कर देंगे तो वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि मिला 22। यह तो हो गया ए। बी में आपको दिया हुआ है 37। चलिए पहले हम लोग ऋण 1 ही लिख देते हैं, ऋण 1 का आप गुणा कर देते हैं 37 में, तो यहाँ पे एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। आपको जो गुणनफल प्राप्त होगा, ऋण और धन का गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक की संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे ऋण और धन का गुणा कर दिया गया तो ऋणात्मक मिला और यहाँ पे अंकों का गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 37 में 1 का गुणा कर देंगे तो वही संख्या आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिला 37, ऋण 37 हो गया, यही पूर्णांक आपको मिल रहा है इनकी गुणनफल से। चलिए आ जाते हैं हम लोग सी वाले प्रश्न में। देखिए सी वाले प्रश्न में आपको शून्य के साथ दिया हुआ है, जब ऋण 1 है इसका गुणा हम लोग 0 के साथ करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी पूर्णांक रहे यदि उसका 0 के साथ आपने गुणा कर दिया तो गुणनफल आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दे गए ना, ऋण 1 गुणते 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए ऋण 1 गुणते ऋण 1 बराबर यहाँ पे 1 को निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, देखिए ऋण 1 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे देखिए ऋण 1 है और यहाँ पे ऋण 1 है, तो यहाँ पे 5 से आपको ऋण 1 की तरफ जाना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक बार में तो ये दे दिया है, फिर 5 के बाद 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर आपको ऋण 1 मिलेगा। ठीक है,
तब यहाँ पे ऋण 1 से यहाँ पे आरंभ करके यहाँ इस पर हमें पहुँचना है, ठीक है। गुणनफल प्राप्त करते हुए और पैटर्न भी आपको दर्शाना है, कोई पैटर्न आपको बनाना है। तो चलिए यहाँ तक आपको जाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे गुणनफल प्राप्त करते हैं। ऋण 1 गुणते यहाँ पे 5 लिखते हैं, लिख दिया हमने। हल चौथे वाले प्रश्न करने वाले हम लोग, और ऋण 1 लिखते हैं। ऋण 1 में जब आप गुणा कर देंगे 5 का, तो धनात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक है, धनात्मक गुणा करके एक ऋणात्मक की संख्या मिलेगा, और फिर 5 में 1 का गुणा कर देंगे तो आपको 5 मिलेगा। यह हो गया। अब यहाँ पे 5 के बाद आपको 4 पे गुणा करना है, तो यहाँ पे ऋण 1 गुणा कर देंगे आप 4 का, धनात्मक ऋणात्मक की संख्या मिलेगा, 4 के 1 में गुणा कर देंगे 4 ही मिलेगा। यह हो गया। फिर 4 के बाद 3, ऋण 1 गुणते 3, धनात्मक ऋणात्मक 3 का 1 में गुणा कर देंगे 3 ही मिलेगा। अब यहाँ पे ऋण 1 गुणते 2, यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2। यहाँ पे फिर ऋण 1 गुणते 1, तभी भी आपको ऋण 1 ही मिलेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, आपको मिला ऋण 1। कोई भी संख्या यहाँ पर है, ऋण 1 पूर्णांक है, उसमें 1 का गुणा कर देंगे तो ही पूर्णांक मिलेगा। 1 के बाद आपको 0, यहाँ पे ऋण 1 का गुणा कर देना है, फिर इसके बाद आएगा तो 0, मतलब 1 यहाँ पे कम हो रहा है, 5 में से 1 कम हुआ। इस प्रकार से कम करते हुए आपको 1 तक जाना था, ठीक है, ऋण 1 तक जाना है। चलिए यहाँ पर जब ऋण 1 का यहाँ पे 0 पूर्णांक में गुणा कर देंगे ऋण 1 का 0 में, तो आपको 0 ही मिलेगा। चलिए, और यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं, और यहाँ तक हमें पहुँचना था, ऋण 1 गुणते ऋण 1 तक पहुँचना था। तो ऋण में का गुणा कर देंगे, धनात्मक संख्या मिलेगा, और 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो 1 ही मिलेगा। और चलिए, प्रश्न में जैसे दिया था ना कि ऋण 1 का यहाँ पे 5 में गुणा करके गुणनफल लिखिए, और इस प्रकार से आपको यहाँ तक पहुँचना था, ऋण 1 में गुणा करके ऋण 1 तक। तो यहाँ पे 5 बाद 4 3 2 1 फिर 0 का, फिर यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे पूर्णांकों में 1 का कम ही हो रहा था, और कम करके यहाँ पे ऋण 1 तक हम लोग पहुँच गए, और गुणनफल हमने लिख दिया। लेकिन इसमें हम लोग को कोई पैटर्न नहीं बनाना था, ठीक है, तो कोई पैटर्न बना दीजिए। चलिए, यहाँ पर ऋण 1 में यहाँ पे 5 का गुणा करके ऋण 5 प्राप्त किया गया। चलिए, ऋण 4 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऋण 5 को लिख दिया हमने जो ऊपर है, और यहाँ पे धन 1 को हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ऋण 5 में यदि आप 1 जोड़ देंगे तो आपको ऋण 4 ही प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको करना है। इसके ऊपर वाला ले लीजिए, यहाँ पे ऋण 4 में यदि आप 1 जोड़ देंगे तो आपको ही ऋण 3 ही मिलेगा। यहाँ पे ऊपर वाला ले लिया, ठीक है। यहाँ पर भी ले लीजिए बराबर, यहाँ पे ऋण 3 में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तभी भी आपको ऋण 2 मिलेगा। यहाँ पे जो भी ऊपर है उसे हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर ऋण 1 को लिखना रहेगा तो क्या लिख देंगे आप, ऋण 2 धन 1 लिख देंगे, ठीक है। हम लोग ये कोई पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, ऋण 1 और +1 करके हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एक पैटर्न बना रहे हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, और 0 के साथ क्या कर दीजिए, 1 को जोड़ देंगे, है ना। यही हम लोगों ने एक पैटर्न बनाया कि यहाँ पर जैसे ऋण 4 था तो यहाँ पे ऋण 5 और +1 कर दिया गया तो ऋण 4 मिला, और ऋण 4 +1 कर देंगे तो यहाँ पे ऋण 3 मिलेगा। इसी प्रकार से करते हुए जब हम लोग यहाँ पे लास्ट में पहुँचे ना, तो यहाँ पे इसी के बराबर पैटर्न हमने बना दिया। यहाँ पे ऋण 1 गुणते ऋण 1 बराबर 1 मिला, और बराबर यहाँ पे 0 + 1, ठीक है। यहाँ पे 1 में यदि आप 0 भी जोड़ेंगे तभी भी आपको यहाँ पे योगफल आपको 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने एक पैटर्न भी बना दिया। इस प्रश्नावली में कुल 4 ही प्रश्न थे, चारों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।